ठीक है बच्चों, आज मैं आपके पास में जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उनको लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अब आप हमारी इस वीडियो में देखेंगे आगे के जो नए टॉपिक्स हैं। जैसे अभी मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक बताया था वेव फ्रंट। बेटा ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव फ्रंट एक्चुअल में क्या है, लास्ट तक भी कंफ्यूज कर दिया बच्चों को कि वेव फ्रंट सर क्या है। वेव फ्रंट का मतलब होता है द सरफेस at which the all particles oscillate in same phase। दरअसल वेव फ्रंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल सरफेस है किसी भी पार्टिकल के लिए जिस पर सभी पार्टिकल किस में होते हैं, ऑस्किलेट करते हैं सेम फेज में। अब ये किस तरह का सरफेस है, तो देखो हम इसके लिए एक डायग्राम ले सकते हैं। जैसे आपने इस तरह का एक कंस्ट्रक्ट डायग्राम मान लिया। अब होता क्या है कि ये वेव जो होती है किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर दी है। अब इस वेव को आप इस पोर्शन में ऐसे भी मान सकते हैं, इस पोर्शन में ये ऐसे भी मान सकते हैं, इस पोर्शन में भी ऐसे मान सकते हैं। तो आपके पास अगर मान लीजिए कि ये इस वेव का ओरिजिन पॉइंट है, तो इस वेव का ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में सेम फेज पर ऑस्किलेट होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसका जो फेज है वो पाई होगा। इसी टाइप से, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है इसके लिए, एक्स पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन क्या है इसके लिए, वाई पॉजिटिव। इसी टाइप से x के लिए ये डायरेक्शन क्या है, एक्स डैश या x नेगेटिव, और ये क्या है, y डैश या y नेगेटिव। तो अगर इक्वल फेज डिफरेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जितना फेज होगा उतना ही फेज इसका इस डायरेक्शन में होगा, उतना ही फेज इसका यहाँ इस डायरेक्शन में होगा, और सेम फेज आपका यहाँ डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये अकेला पार्टिकल ओरिजिन पर अगर ऑस्किलेट करेगा तो ये सेम फेज में इस तरह से करेगा, ये इसका सेम फेज होगा। नेक्स्ट पॉसिबल कंडीशन कहाँ जाएगी आपके पास में, यहाँ पे इधर जा सकता है 2 पाई फेज पर, ये इधर आ सकता है 2 पाई फेज पर, ये भी इधर आ सकता है 2 पाई पर, और नेक्स्ट भी यहाँ 2 पाई फेज पर। तो उसके बाद में आगे का जो फेज डिफरेंस कहाँ पहुंचेगा, लगभग ये हर एक कंडीशन में इक्वल रहेगा। तो ऐसे पार्टिकल्स, मान लीजिए एक पार्टिकल इधर जा रहा है और एक पार्टिकल इधर जा रहा है, तो जो पार्टिकल इधर जाने वाला होगा उसका फेज अगर पाई है तो अनदर पार्टिकल का इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फेज कितना होगा, पाई होगा। सेम वाई एक्स पर अगर पार्टिकल का फेज पाई आता है तो उसके वाई डैश पर भी क्या होगा, पाई होगा। तो यहाँ पे ऐसा ज्योमेट्रिकल सरफेस जिसपे सभी पार्टिकल सेम ऑस्किलेट कर रहे हो, जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, क्या कहलाता है, वेव फ्रंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बेटा इसमें वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, दरअसल वर्क फंक्शन होता क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग वाली टर्म है। वर्क फंक्शन आप समझ लीजिए कि जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था उसमें क्या होता था कि जो आने वाली लाइट थी, इंसिडेंट लाइट थी, तो वो मेटल सरफेस पर क्या कर रही थी, वो इंसिडेंट किया उसने। मान लीजिए ये इंसिडेंट रेडिएशन है आपका, और ये इंसिडेंट रेडिएशन आपका किसी मेटल के सरफेस पर आ रहा है। तो होता क्या है कि जब ये रेडिएशन किसी सरफेस पर इंसिडेंट करता है तो सरफेस के अंदर के कुछ इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी प्रोवाइड करा करके ये इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से बाहर निकलने लगते हैं। अब क्योंकि इस मेटल का एक नेचर और है कि इस आने वाली एनर्जी का कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करके उन इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से बाहर निकाल देता है। दरअसल ये फिनोमेना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें किसी सरफेस पर रेडिएशन आने के बाद उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, उन इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो जाए, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ इस सरफेस के क्या नेचर है, इस सरफेस का दरअसल एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जहाँ पे ये सरफेस हर बार कुछ अमाउंट की एनर्जी को कंज्यूम करेगा, खा जाएगा। तो ये सरफेस की एनर्जी जो है दरअसल ये इसका वर्क फंक्शन है। तो यहाँ वर्क फंक्शन जो कि W से नोट करते हैं, और हम इसको लिखते हैं W इक्वल में H न्यू नोड। ये कंडीशन आती है आपके पास में। तो वर्क फंक्शन यहाँ पे होता है W इक्वल H न्यू नोड, और H न्यू नोड यहाँ पे अगर मैं H की बात करूँ तो H होता है प्लांक्स कांस्टेंट, इसको कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। और नेक्स्ट न्यू नोड जो होती है ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो किसी सरफेस के अंदर कम से कम एनर्जी कंज्यूम होगी तब जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकेंगे। तो यहाँ ये क्या है, द रिक्वायर मिनिमम एनर्जी
for the metal surface at which the photoelectrons emit। यानी एक ऐसा सरफेस जो कम से कम एनर्जी को कंज्यूम करके ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकाल सके, ऐसे रिक्वायर मिनिमम एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं W से। और W का मतलब होता है H न्यू नोड। यहाँ जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोड है, आप इसको फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये जो फॉर्मूला है, ये W बराबर HC अपॉन में लैम्डा नोड भी आ सकता है। और यहाँ C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, इस C को बोलते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म होती है, और अगर कांस्टेंट टर्म है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास जो वर्क फंक्शन है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कम से कम 1 नंबर में आपको जरूर पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, कम से कम छोटी से छोटी लैंग्वेज में आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक में क्या है कि ये किसी सरफेस की रिक्वायर मिनिमम एनर्जी है जिस पर उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स लगातार निकलते रहें। ठीक है, तो यहाँ हम वर्क फंक्शन को इसी टाइप से पढ़ेंगे। उसके बाद में बेटा आगे का जो टॉपिक है वो वर्क फंक्शन से आगे की ही कंडीशन है। नेक्स्ट है आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब समझिए आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि ये टर्म भी आपका वर्क फंक्शन से रिलेटेड है। तो आपके पास नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जैसे आपने वर्क फंक्शन को डिनोट किया था, अब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट देखिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, तो ये होता है न्यू नोड। न्यू नोड का मतलब होता है C अपॉन में लैम्डा नोड। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ किसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो मेटल सरफेस के लिए एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पर उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो यहाँ C तो स्पीड ऑफ लाइट होने की वजह से कांस्टेंट है, ये है स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट सभी फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ न्यू नोड जो होगा ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लैम्डा नोड के। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका W कम से कम है तो ये भी टर्म क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है इसलिए क्या इसको क्या बोलेंगे, द मिनिमम रिक्वायर फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल सरफेस at which the photoelectrons emit, जिस पर वो इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो एनर्जी के लिए कम से कम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के लिए कम से कम फ्रीक्वेंसी, यानी आपके पास ये जो कंडीशन है ना W = H न्यू नोड, दरअसल प्लांक कांस्टेंट H के हिसाब से अगर आप देखें तो ये टर्म कम से कम है, यानी कि कम से कम एनर्जी खर्च करेगा सरफेस। और ये कम से कम है तो इसका मतलब ये सीधे सीधे क्या है, कम से कम होगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी भी आपको कम से कम यूज करनी पड़ेगी उस सरफेस के लिए, ताकि कम से कम एनर्जी कंज्यूम हो और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बच पाए और बाहर काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल पाए। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एक नेक्स्ट टर्म थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास में, अब मैं आपको बताऊंगा इंटरफेरेंस। जैसे कि इसका वर्ड का नाम है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब दो लाइट वेव आपस में चलती हैं और आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं। तो देखो जनरली आप इसे लॉजिकली समझ लीजिए कि दो वेव का एक्चुअल में इंटरफेरेंस होता है। अब दो वेव का इंटरफेरेंस कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो अब एक बात समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह की वेव है जो ऐसे ट्रेवल कर रही है। अब ये अकेली वेव तो इंटरफेयर नहीं कर सकती किसी मीडियम में, तो इसको इंटरफेयर करने के लिए एक दूसरी वेव चाहिए। अब दो वेव चाहिए तो इसका मतलब उस वेव की जो प्रॉपर्टी होगी मे बी ऐसा हो सकता है कि वो वेव ऐसे जाए। तो यहां आप क्या देखेंगे कि ये दोनों वेव आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही है। ये वाली वेव कर रही है A1 एम्पलीट्यूड से और ये वाली वेव कर रही है A2 एम्पलीट्यूड से। तो इस केस में आप देखेंगे कि इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड वैल्यू है वो लगातार कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बढ़ रहा है।
ठीक है। और जब कभी इस तरह की सिचुएशन आए कि उनका एम्पलीट्यूड रेशो या उनका एम्पलीट्यूड वैल्यू लगातार कंस्ट्रक्ट हो मीडियम में, तो इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब दूसरी कंडीशन होती है इसके पास में, अगर आप मान लीजिए कि आपके पास एक वेव इस तरह से है, लेकिन अब क्या है कि मान लो एक वेव ऐसे जा रही है, यानी आप ये समझ लीजिए कि ये वाली वेव A1 एम्पलीट्यूड से ऊपर जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड A2 नीचे की तरफ है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रही है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये जो वेव बन रहा है, यहाँ फ्रंट बन रहा है, ये लगातार इनको डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, क्योंकि जितना एम्पलीट्यूड वैल्यू ऊपर बनेगी y पर, उतना ही एम्पलीट्यूड वैल्यू नीचे जा रही है। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये लगातार इसको डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। इस केस में आपके पास इस टाइप के इंटरफेरेंस को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको कहा जाता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आपके पास दो तरह के इंटरफेरेंस है। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या है कि दो वेव का आपस में इंटरफेयर करना, एक इस तरह का पैटर्न जो आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर करे, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप पानी में एक बार जैसे पत्थर फेंक दो, एक दूसरा पत्थर दूसरी जगह फेंक दो, तो आप देखेंगे कि दो अलग अलग वेव मीडियम में चल रही हैं, लेकिन एक नए तरह का पैटर्न बना रही है। तो वहाँ उन पैटर्न को कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस को अगर हम जनरली डिफाइन करें तो एक्चुअल में इंटरफेरेंस क्या है कि जब कोई सेम फ्रीक्वेंसी और ऑलमोस्ट सेम इन एम्पलीट्यूड की वेव को एक मीडियम में प्रोपोगेट किया जा रहा है, तो उस मीडियम में उन दोनों वेव के साथ एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी, और उस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मीडियम के कुछ पॉइंट पर मैक्सिमम और कुछ पॉइंट पर मिनिमम हो जाती है, और ये फिनोमेना कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है दो वेव जब सेम फ्रीक्वेंसी और ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड की होती हैं और किसी मीडियम में चलती हैं, तो उनके सुपरपोजिशन से एक नई वेव प्रोड्यूस होती है, जिसे कहते हैं रिजल्टेंट वेव। और जब रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होती है तो उस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मीडियम के कुछ पॉइंट पर मैक्सिमम और कुछ पॉइंट पर मिनिमम होती है। मैक्सिमम मतलब लाइक दिस और मिनिमम मतलब लाइक दिस। तो ठीक है, अब आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उन पॉइंट्स पर होने वाला इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है, जिन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी उन पर होने वाला इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक थे जो आपको करने हैं पेपर में, पेपर से पहले ज़रूर करने हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि मैं आपके साथ और वीडियो शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।